मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे थे एंट अमीबा, और एंट अमीबा में हमने आपको 4 भाग बताए थे, जिसका नाम था एंट अमीबा, स्टेलाइटा, पेचेस, हार्टवानी, कोलाई और जिंजीवेलिस। उसी के साथ हमने आपको पढ़ाया था प्लाज्मोडियम, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि एक प्लाज्मोडियम में मच्छर होता है जिसके काटने से क्या बुखार आता है, और ये कई प्रकार से आता है। तृतीयक मलेरिया होता है जो कि 14 घंटे के बाद आता है। इसी प्रकार चतुर्थक मलेरिया होता है जो हर चौथे दिन आता है, और इसी प्रकार से मंद तृतीयक मलेरिया होता है जो 48 घंटे के बाद आता है। जो प्रवासी मलेरिया घातक मलेरिया होता है, ये मृत्युजनक होता है और इसमें लगातार बुखार बना रहता है। तो ये था आपका मलेरिया। अब हेडिंग डालेंगे मलेरिया के लक्षण। सभी लोग बच्चे लिखेंगे मलेरिया के लक्षण। मलेरिया के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। ऑफ मलेरिया। सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के लक्षण में लिखेंगे मलेरिया में बुखार चढ़ने से पहले, मलेरिया जैसे कि सभी जानते हैं कि मलेरिया होता क्या है, यानी कि बुखार आता है जिसमें शरीर का तापमान क्या होता है, गर्म हो जाता, अधिक हो जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर छूने पर कैसा लगेगा, बहुत अधिक गर्म। सभी जानते हैं कि हमारे शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। तो जब ये बढ़ जाता है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जब हमारे शरीर में पहुंचता है, यानी कि एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, तो हमारा शरीर का जो रुधिर चाप होता है वह बढ़ जाता है, और तरह तरह के लक्षण नज़र आने लगते हैं, जैसे मुँह सूखने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, भूख मर जाती है, और शरीर का तापमान गर्म रहता है। तो यही सब मलेरिया के क्या है, लक्षण हैं। तो लिखिए मलेरिया नंबर 1 पॉइंट में लिखेंगे, मलेरिया बुखार होने से, मलेरिया बुखार होने से रोगी का जी मिचलाता है, रोगी का जी मिचलाता है। नंबर 2, रोगी की भूख मर जाती है तथा कब्ज हो जाता है, रोगी की भूख मर जाती है तथा कब्ज हो जाता है। नंबर 3, रोगी के सिर तथा जोड़ों में, रोगी के सिर तथा जोड़ों में और पेशियों में दर्द होता है, रोगी के सिर, पेशियों तथा जोड़ों में दर्द होता है। नंबर 4, मलेरिया संक्रमण के लक्षण, मलेरिया संक्रमण के लक्षण 14 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं। मलेरिया संक्रमण के लक्षण 14 दिन के बाद दिखाई देने लगते हैं। इस लक्षण में शरीर का ताप, इस लक्षण में शरीर का ताप, यानी सभी जानते हैं जब बुखार आता है तो इस लक्षण में शरीर का ताप 104 से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। 104 से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। 104 से 105 फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगला नंबर,
मलेरिया ज्वर चढ़ने से, मलेरिया ज्वर चढ़ने के फलस्वरूप, मलेरिया ज्वर चढ़ने के फलस्वरूप आरबीसीएस में साइजोंट फट जाते हैं, साइजोंट फट जाते हैं तथा ये रुधिर प्लाज्मा में मीरोजाइटस और हीमोजॉइन मुक्त करते हैं, मीरोजाइटस और हीमोजॉइन मुक्त करते हैं, जो कि बहुत घातक होता है, जो कि बहुत घातक होता है। समझे बच्चों, ये इतना घातक होता है कि कभी कभी मलेरिया ज्वर वाले व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। हेडिंग डालेंगे मलेरिया का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मलेरिया, मलेरिया का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मलेरिया। यानी कि मलेरिया हो गया तो मलेरिया क्या करें, मलेरिया कहें, उसका उपचार करना पड़ता है। तो उसको उपचार करने से क्या होता है, जो यही लार्वा पहुंचा मच्छर के द्वारा ये धीरे धीरे नष्ट होता है और रोगी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। तो नंबर 1 लिखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे, मलेरिया के संक्रमण से बचाव को, मलेरिया के संक्रमण से बचाव को प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, बचाव को प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं, बचाव को प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमें अपनी सफाई रखनी चाहिए, हमें अपने घर के आसपास पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए, कूड़ा करकट को एकत्र नहीं होने देना चाहिए और हमें अपने आसपास का एरिया साफ सुथरा रखना चाहिए। ज़्यादा कपड़े, हमें प्रत्येक घर की प्रत्येक जगह की सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए। यदि कूलर में पानी भरा हुआ है तो उसे भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए तथा डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या है, मच्छर कम उत्पन्न होंगे और वे हमारे लिए घातक भी सिद्ध नहीं होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, मलेरिया रोग में क्विनैन नामक दवा देनी चाहिए, मलेरिया रोग में क्विनैन नामक दवा देनी चाहिए, जो हमें सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है, जो हमें सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला नंबर, मलेरिया से बचाव के लिए, मलेरिया से बचाव के लिए हमें अपने आसपास के स्थानों को, हमें अपने आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। अगला पॉइंट, हमें अपने आसपास कूड़ा करकट व जल एकत्र नहीं होने देना चाहिए, कूड़ा करकट व जल एकत्र नहीं होने देना चाहिए। अगला पॉइंट, इस रोग में पेलुड्रीन, अगला पॉइंट में लिखेंगे, इस रोग में पेलुड्रीन, मेलुवेन, मेलोसा
कॉमा मेलोसाइड, कॉमा एमिक1, कॉमा एटाब्राइन, तथा कॉमा क्लोरोक्विन, तथा कैमोक्विनाइन, दवा प्रयोग करनी चाहिए। कैमोक्विनाइन दवा प्रयोग करनी चाहिए। दवा प्रयोग करनी चाहिए। तो ये इसी के साथ आपकी ये हेडिंग भी समाप्त होती है और इसके अंतर्गत एक और जीव आता है जिसका नाम है पैरामीशियम। लिख लीजिए, पैरामीशियम। पैरामीशियम देखिए, पैरामीशियम सभी जानते हैं कि ये एक प्रोटोजोअन है जिसे हिल ने 1772 में खोजा था और ये कैसा दिखाई देता है? चप्पल की तरह। जो चप्पल का नीचे सोल होता है उसी तरीके से ये दिखाई देता है। और इसमें क्या होते हैं? सीलियाएँ होती हैं, पश्चमाभ होते हैं, प्रचलन अंग होते हैं, गुच्छे गुच्छिका कहलाती है। तो आपने हेडिंग डाली, इसके बारे में भी लिख लीजिए। लिखेंगे पैरामीशियम की खोज 1752 में, पैरामीशियम की खोज 1752 में हिल ने की थी। पैरामीशियम की खोज 1752 में हिल ने की थी। यह एक प्रोटोजोअन तथा जलीय जीव है। यह एक प्रोटोजोअन तथा जलीय जीव है। तो यह एक प्रोटोजोअन जलीय जीव है। इसे स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। इसे स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि स्लीपर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये स्लीपर जैसा दिखाई देता है। स्लीपर जंतुक भी कहा जाता है। इसका शरीर मुखीय या अधर सतह, तथा अपमुखी या पृष्ठीय सतह में विभाजित होता है। या पृष्ठीय सतह में विभाजित होता है। जो बेलनाकार 0.3 मिली लंबा, जो बेलनाकार 0.3 मिली लंबा और हल्के भूरे या पीले रंग का होता है। शरीर पतली दृढ़ लचीली झिल्ली से आवृत होता है, यानी कि ढका होता है, जिसे पेलिकल कहते हैं।
संपूर्ण शरीर अनेक पक्षमाप द्वारा ढका होता है। संपूर्ण शरीर अनेक पक्षमाप द्वारा ढका होता है, जो इसके प्रचलन अंग होते हैं या जो प्रचलन के काम आते हैं, जो प्रचलन के काम प्रचलन अंग होते हैं, जो प्रचलन अंग होते हैं तथा पश्च सिरे के पक्षमाप लंबे होते हैं। पश्च सिरे के पक्षमाप लंबे होते हैं, जो पुच्छिए गुच्छा कहलाते हैं, जो पुच्छिए गुच्छा कहलाते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य, पैरामीशियम का कोशिका द्रव्य अंतः प्राद्रव्य की ओर, कोशिका द्रव्य अंतः प्राद्रव्य की ओर बाह्य प्राद्रव्य में विभक्त होता है, बाह्य प्राद्रव्य में विभक्त होता है। पैरामीशियम में महीन, पैरामीशियम में महीन तंतुओं का, महीन तंतुओं का एक जालनुमा, महीन तंतुओं का एक जालनुमा अधरोमाभिक, जालनुमा अधरोमाभिक या न्यू मोटर तंत्र पाया जाता है, न्यू मोटर तंत्र पाया जाता है। फिर लिखेंगे, कोशिका द्रव्य के अंतः प्राद्रव्य में, कोशिका द्रव्य के अंतः प्राद्रव्य में दो कुंचनशील रिक्तिकाएं, दो कुंचनशील रिक्तिकाएं एवं अनेक खाद रिक्तिकाएं, एवं अनेक खाद रिक्तिकाएं व दो केंद्रक पाए जाते हैं, व दो प्रकार के केंद्रक, व दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। बड़ा केंद्रक को गुरु केंद्रक कहते हैं, बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक कहते हैं, जो उपापचय का नियंत्रण करता है। बड़े केंद्रक को गुरु केंद्रक कहते हैं, जो उपापचय का नियंत्रण करता है, तथा छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं, तथा छोटे केंद्रक को लघु केंद्रक कहते हैं, जो प्रजनन से संबंधित होता है, जो प्रजनन से संबंधित होता है। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ ये पैरामीशियम की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। हम आपको इसका डायग्राम दिखा रहे हैं, जो सभी स्टूडेंट्स को बनाना है, तो देख लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पैरामीशियम की संरचना है। ऊपर का जो अग्रभाग है और उसमें दंशिकाभाएँ लगी हुई हैं, बाह्य परत है, बाह्य द्रव्य है, सिकुड़ी हुई अग्र रिक्तिका है, अंतः प्राद्रव्य है। उसी में आप देखेंगे बीच में एक आपको दिखाई दे रहा है गुरु केंद्रक, और उसी के बगल में है एक छोटा सा केंद्रक जिसे हम कहेंगे सूक्ष्म केंद्रक। उसी के नीचे है खादरसदानी, मुगुआ, कोशिका द्रव्य, कोशिका मुख, भोजन करने वाली नलिका, कोशिका ग्रसनी, नई खाद धानी, सीलिया की पुच्छी कुचिका और सिकड़ी हुई पश्च रिक्तिका। तो ये सभी लोग अपनी अपनी बुक में बना लेंगे, नोटबुक में। तो आपने
आज ये डेफिनेशन पढ़ी जिसका नाम था पैरामीशियम, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास में हम आपको 6th लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है कवक यानी कि फंजाई।